अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। पिछले 24 घंटों के दौरान दो बड़ी खबरों ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। पहली बात ये कि ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब की मौत, और फिर पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया जिसमें पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा की शहादत हुई। डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी डॉक्टर साहब, पंजाब में जो दहशतगर्दी का वाकया हुई उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब की जो मौत हुई है, आप उनके सबसे ज्यादा नजदीक रहे और 9/11 के बाद आपका उनसे गालिबन सबसे ज्यादा इंटरेक्शन रहा उनके साथ बहुत ज्यादा। और मेरा ख्याल है कि शुजा खानजादा साहब पे बाद में बात करेंगे। हमीद गुल साहब के नजरियात के साथ आप इख्तिलाफ करें, आप इत्तेफाक करें, लेकिन एक बहुत बड़ा मुहिब वतन शख्स, उसकी हुबुल वतनी के ऊपर आप शक नहीं कर सकते, और उसकी पाकिस्तानियत उनकी जो है, और इस्लाम से जो मोहब्बत और वतन से जो मोहब्बत, और ये जो छोटे छोटे पिग्मीज जो है ना, छोटे छोटे 1.5 इंच के बौने कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ टीवी चैनल्स पे, अखबारों में जो बैठ के बड़बड़ कर रहे हैं कल से, ये मेरा ख्याल से वो हैं जो कि जनरल हमीद गुल या उस तरह की और बहुत से आर्मी ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स या साइंसदान या बड़े लोग दुनिया के, पाकिस्तान की भी दुनिया के बड़े लोग, ये मेरा ख्याल से उनके पैरों की जो वो नीचे जो मट्टी होती है उसके बराबर भी नहीं है। बूट लिकर्स हैं ये। जनरल हमीद गुल साहब एक जबरदस्त वॉरियर, एक जबरदस्त थिंकर, उनके भी नजरिया से इख्तलाफ आप बहुत कर सकते हैं, मैं भी करता रहा, बेशुमार उनकी बातों से इख्तलाफ होता रहा, लेकिन एक सच्चा मुहिब वतन शख्स। हर इंसान में गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनमें भी होंगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो बहुत आला और रफ़ा मकाम अल्लाह ताला उनको इनायत करेगा। हमीद गुल साहब जो हैं वो जो बज़ाहिर थे, पहले तो ये हुआ ना कि रात को जब ये वाक़या हुआ तो उससे पहले उनसे दिन में बात हुई, और उन्होंने ये कहा कि मैं कल बात करूंगा। मैं उनका कल के जो गुजर गया कल उस पर उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों साहबजादे उनके, उमर और अब्दुल्ला, दोनों मुल्क से बाहर थे, और अभी तक जब उनकी तदफीन से मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, उनकी तदफीन में भी वो उनके दोनों बेटे शरीक नहीं हो सके, क्योंकि जनरल हमीद गुल साहब ने ये कहा हुआ था कि क्योंकि उनकी अहलिया बीमार हैं, मैं भी थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ी सी और डिटेल्स बताऊंगा, अहलिया बीमार हैं, तो हमीद गुल साहब का ये था कि मुझे सख्त खाने में मेरी मैयत को ना रखा जाए, मेरी अहलिया को या मेरी मैयत को, तो जल्द तदफीन कर दी गई। साहबजादे उनके दोनों बेटे कहीं रस्ते में हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक टर्की में कहीं, लेकिन वो हमीद गुल साहब की तदफीन हो गई। उसमें वहीद काकड़ साहब नजर आए, जनरल कियानी नजर आए, 3 साबिक सरबराह नजर आए फौज पाकिस्तान के, जनरल कियानी, जनरल वहीद काकड़, जनरल असलम बेग और जनरल रहाई शरीफ मौजूद थे। बेशुमार रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, मौजूदा आर्मी ऑफिसर्स थे, पॉलिटिशियंस थे बहुत सारे। मुझे वहाँ पे वसीम सज्जाद साहब नजर आए, बहुत से लोग जो मुझे नजर आए वहाँ पे, डॉक्टर शेब सडल थे, वसीम सज्जाद साहब थे, अकरम शेख एडवोकेट थे, एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब थे, अब्दुल कादिर बलोच वफाकी वजीर वो थे, जनरल अब्दुल कयूम वफाकी वजीर वो थे, बहुत से लोग थे, और धाड़े मार मार के रो रहे थे वहां पे लोग, और पूरे उनको फौजी एजाज के साथ, जनरल राही शरीफ आर्मी चीफ खुद वहां मौजूद थे, पूरे फौजी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खाक किया गया। जनरल साहब जो हैं उनके साथ बहुत इंटरेक्शन रहा, बाद में जिंदगी में बात होती रहेगी, उनकी बहुत सी यादें उनसे वाबस्ता है, लेकिन मैं उनकी जिंदगी का एक और पहलू था। एक तो ये पहलू है ना जो बड़ा सख्त और कख्त पहलू सामने आता है, जो इंडिया पे बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। मैंने कुछ अर्से पहले उनका, कुछ साल पहले उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, उनका और उनकी अहलिया का। आज उनकी अहलिया जो है वो तनहा थी, मैं उनके पास गया, बेटों की तरह मुझे वो हमेशा देखती रही, और वो बीमार थी, बीमार काफी अरसे से थी, और अब भी बीमार वो हैं। अल्लाह ताला उन्हें शफा दे, जिंदगी दे, लेकिन मुझसे बात नहीं हो सकी हमीद गुल साहब के अहलिया से, और ना उन्होंने मुझसे कोई बात की। हम काफी देर मैंने गुजारी उनके साथ, और भी खानदान के लोग थे। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो हमीद गुल साहब की ये गुफ्तगू है, ये मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में मैं चलाऊं और लोगों को बताऊं कि शख्सियत का दूसरा रुख हमीद गुल साहब का
کیا تھا وہ اگر آپ پلے کریں گے. بالکل. جنید صاحب آپ کی فیملی ماشاءاللہ کتنے لوگ اس گھر میں؟ ڈاکٹر صاحب 13 ماشاءاللہ 13 ہے. ابھی عبداللہ کا بڑا بھائی عمر اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا ہے باہر گاؤں میں. اچھا. یا ہم بھی ان کو جوائن کریں گے. اور آپ جنید صاحب اب پر نانا ہے؟ جی پڑھنانا ہے بالکل. 2 بچوں کا پڑھنانا ہوں. یہ پڑھنانی ہے. اچھا میں خواتین حضرات حمید گل صاحب کی جو اہلیہ ہیں جو بھابھی ہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ چند ایسی شخصیات جن سے میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ میں نے جن میں بہت ہمت دیکھی ہے بہت زیادہ ان میں ایک حمید گل صاحب کی اہلیہ بھی ہیں ابھی. اور پچھلے 24 سال سے بابی میں اگر درست کہہ رہا ہوں 24 سال سے آپ کو کینسر ہے. بڑا ایک بڑی کب 86 میں ڈائگنوز ہوا تھا جن کا؟ 19 فیبروری 1986 19 کو پتہ چلا. اسی رات ہم نے وہ اس کی لمپیکٹمی کروائی. اچھا. میں جی او سی تھا 12 ڈویژن کا ملتان میں. اور پھر 24 تاریخ کو یہاں پہ آ کے ہم نے پوری میسٹیکٹمی کروا دی. اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے کہ بہت مہربان تھے, کہنے لگے کہ آپ باہر لے جائیں ان کو. لیکن میں نے کہا نہیں بھی ٹرسٹ پاکستانی ڈاکٹرز اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. جنرل محمود الحسن نے یہ آپریشن کیا اور بہت ہی کامیاب آپریشن کیا انہوں نے. تو وہ میسٹیکٹمی جو پہلی ہوئی ان کی اس کے بعد یہ چلتا رہا. پھر دوسری میسٹیکٹمی بھی ہوئی. لیکن بجائے اس کے کہ میں انگلینڈ جاتا انہوں نے ہی کہا کہ میں یہیں کرواؤں گی. اور پھر کہا کہ ایک اور کیپٹن تھے ان کی بیوی کو بھی کینسر تھا. تو ظاہر ہے کہ میرے لیے تو حکومت تیار تھی دینے کے لیے. لیکن پھر وہ جو پیسہ ایلوکیشن ہوئی تھی, جنرل وحید اس وقت ایڈجوٹنٹ جنرل تھے, تو انہوں نے کہا کہ پیسہ تو ایلوکیٹ ہو گیا آپ کے لیے باہر جانے کے لیے علاج کے لیے. تو پھر میری وائف نے کہا کہ وہ نازی طارق اس لڑکی کا نام تھا, اللہ بخشے اس کچھ دنیا میں نہیں رہی, تو اس کو پھر پیسہ ٹرانسفر کر کے وہ جا کے اس نے علاج کروایا اس سے. پھر دوبارہ کینسر ہو گیا یعنی ابھی کیا ہوا؟ دوبارہ پھر 18 سال کے بعد مجھے پھر دوسری سائڈ پر ہو گیا. اچھا. اور پھر سیکنڈ سرجری ہوئی؟ جو پھر سرجری 3 دفعہ ہوئی, کیونکہ پہلے انہوں نے لمپیکٹمی کی جو بغیر بے ہوش کی ہوئی اور بڑی تکلیف دہ وہ مرحلہ تھا جو اللہ کی مہربانی سے گزر گیا, مگر ابھی تک اس کی بڑی تلخ یادیں ہیں. اور اس کے بعد پھر شیخ زید ہاسپٹل میں شوکت خانہ میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم علاج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ہارٹ صرف 35% کام کرتا ہے, کیونکہ اس درمیان میں میرا ہارٹ بائی پاس بھی ہو گیا تھا. اچھا درمیان میں بائی پاس بھی ہوا؟ ہاں جی درمیان میں بائی پاس بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ہارٹ صرف 35% کام کر رہا ہے, اس لیے ہم آپ کی نہیں کر سکتے, اینستھیزیا نہیں دے سکیں گے. تو پھر شیخ زید میں بھی انہوں نے جواب دیا, یہاں پیمز میں بھی اور شفا میں بھی. لیکن پھر ہمارے سی ایم ایچ والوں نے کہا کہ ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے پھر میرا دوبارہ مسٹیکٹمی کی. اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک. مسٹیکٹمی ہوئی آپ کی, بائی پاس ہوا, جی کیمو تھراپی بھی ہوئی. جی ایک دفعہ پہلے ہوئی, اب دوبارہ جاری ہے, ابھی کیمو تھراپی ہو رہی ہے. آج چل رہی ہے. ابھی ہسٹیکٹمی بھی ہوئی بیچ میں؟ ہسٹیکٹمی بھی ہوئی پچھلے سال, ہسٹیکٹمی بھی ہوئی. بیچ میں فریکچرز بھی ہوتے رہے. بس بہت سارے سب ملا کے تقریباً 15 آپریشن ہوئے میرے. اور ابھی بس میں کیمو پہ ہوں کیونکہ میرے گلینڈ پھر یہاں نکل آیا تھا, جو شکر ہے بینائن تھا, لیکن انہوں نے کہا احتیاطاً آپ کو کیمو کروانی چاہیے ورنہ ایسا کہ اس کو کینسر میں تبدیل. کیا کینسر فری ہے اس وقت؟ جی کینسر فری ہیں یا کینسر ابھی بھی ابھی موجود ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں, کیونکہ لیمف نوڈز وغیرہ سارے انوالو ہیں. آپ لوگ کزنس ہیں کیا ہے یا ارینج کیا؟ دور دور کا رشتہ ہے. اب پوچھیے آپ یہ کیسے مطلب کیا؟ میں تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں, تصویر بھی نہیں دیکھی تھی جی جب ہماری شادی ہوئی. اچھا. جی میری بہن ڈویژن کیا کتنے آپ کیا فوج میں آ گئے تھے جب شادی ہوئی؟ جی میں کیپٹن تھا نا جب شادی میں. 1 مہینہ ہوا تھا کیپٹن ہوئے. اچھا. جی تو 26 سال کے نہیں ہوئے تھے ابھی. جیسے آپ کہاں سے ہیں؟ میں سرگودا کا ہوں. میں اوریجنلی سوات کے ہیں ہم, اچھا. لیکن پھر مائگریٹ کیے لاہور میں. لاہور سے پھر میرے دادا کو زمین ملی, وہ جو برٹش آرمی کے اندر صوبیدار میجر تھے, تو وہیں جا کے سرگودا میں سیٹل ہو گئے. اور بھابھی آپ؟ کوئٹہ. اچھا آپ نہیں آپ بلوچ؟ نہیں جی کوئٹہ سے ہیں. میری والدہ راولہ کوٹ کی تھی اور میرے والد افغانستان سے لائے تھے.
अच्छा जी। تو یوسف بھائی پٹھان ہیں ہم دونوں ویسے لیکن اتفاق سے لیکن وہاں کے لوکل ہیں, مطلب ڈومیسائل لوکل تھے. تو کیسے کیا ہوا؟ ایسے ہوا کہ ان کی بڑی ہمشیرہ جو تھیں وہ انسپیکٹرس آف اسکول تھیں اور 1 یونٹ کا وقت تھا تو وہ ان کی پوسٹنگ سرگودا میں ہو گئی, تو وہاں میری بہن کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہو گیا, تو ایسے رشتہ طے ہوا. اچھا, اور نہ انہوں نے میری تصویر دیکھی نہ میں نے ان کی تصویر دیکھی, اور ہم نے ہماری شادی ہو گئی. تصویر بھی نہیں دیکھی؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. I mean, I can میری بھانجی ہے, اس کی ماں چھوٹی بہن, وہ تصویر لائی بھی اور اس نے کہا یہ اماں نے تصویر بھیجی کہ دیکھ لو. میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنی, جب سب طے ہو گیا تو کیا دیکھنا, تو کہتی نہ دیکھ, اٹھا کے لے گئی وہ تصویر. تو نہیں تو آپ نے بیزار ہو کے کہا تھا کہ نہیں دیکھنی, یا نہیں مطلب میں نے کہا تھا کہ میں کیا دیکھوں جب آپ سب نے تیار, سب طے ہو چکا ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ اگر وہ چھوڑ جائے گی تو میں دیکھ لوں گی, مگر اس نے کہا نہیں دیکھنی تو نہ دیکھ, اور وہ چلی گئی. اس کی چھوٹی بہن. میں نے بھی نہیں دیکھی, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تصویر دیکھ لیں. میں نے کہا ایک شخص کو آگے جا کے اتنا بڑا اسپائی ماسٹر بننا ہے اس نے دنیا کا, وہ تصویر تو کم سے کم دیکھے نا. تصویر میں فیتھ والا آدمی ہوں, میں آئی پلیس مائی فیتھ. نہیں انہوں نے میری بھانجی کو دیکھ لیا تھا, لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھ لیں, وہ ایک ہی جیسی شکلیں سب کی, اور انہوں نے میری امی کو دیکھ لیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے خیال میں سب سے اچھا رہے گا کہ اسی گھر میں شادی ہو. لیکن بعد میں ان کو بڑا دھکا پہنچا کہ تم تو اپنی امی کی طرح نہیں نکلی. اچھا نہیں تو یہ سب بعد میں کیا ہوا پھر؟ بعد میں کچھ بھی نہیں, ہم بڑے گئے کہ اتنی محبت آپس میں ہو گئی, اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. ہمیں کبھی محسوس اور نہیں ہوا. یہ میں آپ کو برملا مطلب اس وقت پبلک دیکھ رہی ہے ہمیں اللہ کے فضل سے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہوئی. انتہائی محبت ہے ہمارے درمیان, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جینون, جس کو لو کہتے ہیں. میں ان کو جب بھی جاتا ہوں بیماری کے باوجود, ہمیشہ میں نے کہیں جانا ہے, سفر کرنا ہے, میں کہتا ہوں چلو, اور یہ بھی ہمت کرتی ہیں اور میرے ساتھ چلتی ہیں. حالانکہ عبداللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ کیوں آپ امی کو لے کے جا رہے ہیں, یہ وہاں جا کے بیمار ہو جائیں گے. یہ جنرل صاحب کیسے تھے اس وقت؟ جی یعنی جب شادی ہوئی تو یہ کیا مطلب ماڈ اسکواڈ قسم کے, لبرل, اسمارٹ, اس وقت کیسے مطلب, اب تو یہ مطلب کیا فرق کیا ہے اتنے سالوں میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ شاید پہلی نظر کی محبت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ محبت جو پہلے دن تھی وہی ہے اب تک. نہیں اس وقت کیسے تھے یہ, یعنی آپ کہیں گھومنے پھرنے گئے اس کے بعد؟ نہیں جی, ایسا رواج نہیں تھا, اور نہ انہوں نے میرے سسرال والوں نے پسند کیا. شوق کیا تھا جانا صاحب کے؟ گانے وانے سنتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے؟ کوئی خاص گانے کا شوق تھا مجھے بھی, انہیں بھی. مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ تھا. نہیں گانا سننے کا شوق تھا, گانے کا شوق؟ گانا گاتے بھی بہت اچھا تھے اور سننے کا بھی تھوڑا بہت. اچھا یہ تو اچھا نہیں تو یعنی کس کو سنتے تھے نینا صاحب زیادہ؟ ہم دراصل ایک دوسرے کو ہی سنتے رہتے تھے, بہت کم ہم نے کسی اور طرف توجہ کی. ہم جب بھی وقت ملتا تھا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے, یا مطلب ہمیں کوئی اتنا زیادہ. یہ تو جو ہے صاحب پراپر رومانٹک, یعنی آپ ان کو گانا سناتے تھے اور بھابھی آپ ان کو نہیں گانا وانا نہیں سنا. میرے تو خیر مطلب آپس میں سوشلائزیشن بھی ہماری. اچھا مطلب آپ رہتے سرگودا میں؟ جی 14 بلاک میں. اور کتنا سوار ہے آپ؟ بہت سال. میری والدہ جب فوت ہوئی اس کے بعد پھر وہ گھر چھوڑا ہم نے. اچھا جی, she died in 1983. اچھا 83 تک. آپ کس بات سے سب سے زیادہ, انہوں نے بھی بڑی ٹف لائف گزاری ہے, آپ نے بھی ٹف لائف, دونوں کی ٹف لائف ہیں. آپ کی تو صحت کے حوالے سے کون سی بات ایسی جو آپ جینا صاحب کو کہتی رہی اور ان کی عادت نہیں بدلوا سکی آپ؟ یہ زیادہ تر جی کبھی ایکسرسائز پہ جا رہے ہیں, کبھی کہیں چلے جا رہے ہیں. میں تو ہمارے 2 بچے ہو گئے تھے, لیکن ہم صرف مشکل سے 1 مہینہ بھی ساتھ نہیں رہے. اچھا جی, کیونکہ یہ کبھی ایک کورس پہ چلے جاتے تھے, کبھی دوسرے کورس چلے جاتے تھے, پھر کبھی ایکسرسائز پہ چلے گئے, کبھی گرمیوں کی ایکسرسائز ہے, پھر سردیوں کی ایکسرسائز ہے, بیچ میں 1 دن کے لیے آ گئے. پھر میری بڑی بیٹی ہوئی, میں کوئٹہ چلی گئی, پھر یہ وہاں آئے 2 دن 4 دن رہ کے پھر یہ واپس چلے گئے. اس طرح جب چھوٹی بیٹی ہونے والی تھی تو یہ جاپان کورس کے لیے چلے گئے, وہاں سے 4 مہینے کے بعد آئے. تو میرے 2 بچے ہو چکے تھے اور ہم صرف شاید مہینہ بھی اکٹھے نہیں رہے. تو اس لیے جب بھی ہم ملتے تھے تو ہمیں بجائے گانے سننے کے زیادہ تر آپس میں ایک دوسرے کو بات چیت کرنا. ہاں جی. آپ کے 2 ماشاءاللہ بیٹے؟ جی 2 بیٹے. جی عبداللہ سے کی طرف تو ابھی آتے ہیں ہم, عبداللہ سے بات کریں گے. وہ ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور
दो आपकी माशाल्लाह बेटियां थी जी एक बेटी की जी उसकी डेथ हो गई 89 में, और उसकी बेटी फिर हमने लेके पाल ली, और वही हमारी बेटी है वो। बल्कि ये एक आपको एक ख्वाब सुनाएंगी जो बड़े दिलचस्प है कि इन्होंने कहा कि ख्वाब क्या था? ख्वाब जी, मैंने जब जन साहब मेरे पहले दोनों बेटियां पैदा हुई, और जाहिर है कि मेरे इन लॉज को, क्योंकि ये अपने ख़ानदान में वाहिद लड़का है और इनके यहाँ लड़कियों का हिसाब ही कोई नहीं है, तो बहुत ख्वाहिशमंद थी मेरी सास भी ससुर भी के कोई बेटा हो जाए, मगर दोनों लड़कियां पैदा हुई। जब तीसरा दफ़ा होने लगा तो उन्होंने यही कहा कि शायद फिर बेटी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की शुक्र है मैंने ऐसे ख्वाब देखे बार बार कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजेगा। तो लेकिन एक ख्वाब उसमें जो आखिरी मैंने देखा कि एक मेज़ है, उस पर 5 सेब रखे हुए हैं और 3 ऐसे पीले सेब हैं और 3 लाल सेब हैं और 2 पीले सेब हैं बड़े बड़े, और कोई कह रहा है तुम्हें पता है कि ये फलों में फूलों में भी नर मादा होते हैं, और ये जो इन सेबों में जो लाल सेब हैं ये मादा है और जो सब पीले सेब हैं ये नर हैं, ये 5 सेब तुम्हारे हैं। तो मैंने गुरु को कहा कि मेरे यहाँ 5 बच्चे ज़रूर होंगे, जिनमें से 2 लड़के और 3 लड़कियाँ, क्योंकि अब्दुल्ला के बाद फिर मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और ये कहने लगे तुम्हारा 5वां सेब कहाँ है? तुम तो कह रही थी कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे मेरे बच्चा होगा। मैंने कहा कि और जब ये पैदा हुआ है, लंदन में पैदा हुआ, उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड वगैरह तो होते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि अगर बेटा हो तो नाम क्या हम यहाँ डालेंगे, नंबर लिखेंगे, और लड़की होगी तो क्या नाम लिखें। मैंने कहा अगर लड़का हो तो अब्दुल्ला, लड़की हो तो आमना। उन्होंने खैर लड़का अल्लाह का शुक्र हुआ तो उन्होंने उसके बाद अब्दुल्ला रख दिया। अब अब्दुल्ला इतना बड़ा हो गया और जन साहब आए दिन मुझे पूछते थे कि 5वां सेब किधर गया, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है। देखिए जब मुझे आमना अल्लाह ने दे दी और मेरी गोद में आई, तो इसका नाम आमना उन्हीं लोगों ने रखा था, मैंने नहीं रखा था। और मैंने उनसे कहा कि देखिए अल्लाह ने मुझे 5वां सेब दे दिया, मेरी बेटी हो गई। अब्दुल्ला आप सबसे छोटे? जी मैं सबसे छोटा। और फैमिली आपकी माशाल्लाह? माशाल्लाह ये बड़ी अमरीन फातिमा है, अच्छा, वो अब मोहम्मद अब्दुल रहमान है जी, और ये मेरी वाइफ है महावेश। अच्छा, तो ये आप जैसा आपने भी उसी तरह किया जिस तरह आपकी शादी हुई थी? जी जी यानी तस्वीर नहीं दिखाई? नहीं, ये तो मेरी खाला की लड़की ये तो खाला की बेटी है। ये तो हमने बचपन में मांग ली थी, बहुत छोटी सी थी जब। अच्छा, उसी वक्त अरेंज कर लिया? मेरी बड़ी बहन ने इसके लिए कहा था कि जिसको तो इसका जिक्र हुआ। तो फिर मजबूरी तो फिर इधर भी हुई ना? अपने खानदान में किसी को तो कुर्बानी देनी। अच्छा, तो यानी अच्छा, तो और फिर आपने भी उसी तरह? जी जैसा जहाँ माँ बाप ने कहा वो कर दिया। उज़मा जो कि जनरल साहब की साहबजादी है बड़ी, और आमना जो कि जिसको जनरल साहब जो असल में जनरल साहब की नवासी है, लेकिन बेटी है आपकी बेटी, छोटी बेटी है। आमना आप यानी आपको सब अपनी बेटी और कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई किसी किस्म की? नहीं, सब कुछ सरप्लस ही था हमेशा। मतलब प्यार भी, एवरीथिंग, मतलब यू नो अम्मी अब्बू भी, और फिर मामू लाइक माय फादर्स आल्सो, और मेरी आंटी मेरी मतलब शी लाइक माय सेकंड मदर, सो आई कॉल हर छोटी अम्मी। आप कितनी बड़ी थी जब ये हुआ था वाकया? 1 year एक साल 10 and 10 months exactly. तो आपने नहीं देखा? No, I don't remember her. हाँ, ये कहती है कि मुझे जो दुनिया के अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, सबसे अच्छे मेरे माँ बाप हैं, तो उसने कि वो क्लोज चैप्टर है, इसलिए उसके मुताबिक कभी उसने Exactly, मुझे नहीं फील होता बिकॉज ऑब्वियसली मुझे एक तो आई डोंट रिमेम्बर हर, और सेकेंडली मतलब इतना ज़्यादा प्यार और सब कुछ, तो कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो आप अब्बू कहती हैं, अम्मी कहती हैं? अब्बू अम्मी जी। और आप ज़ाहिर है जब आँख खुली तो यही आप जी यही थे सब। पता कब चला आपको कि आप ये शुरू में तो आप ये सोचती होंगी ना कि आप अम्मी अब्बू हैं आपके, तो आपको कब किस उम्र में पता चला कि नहीं? I was very young. With the passage of time, they told me. हमेशा से बताया था, उनकी पिक्चर्स लगी हैं घर में और हमेशा बताया, और मतलब for me they always kept her alive. ये पूछती थी मुझसे कि क्या किसी की 2 अम्मियाँ भी हो सकती हैं? मैंने कहा मुसलमानों में तो 4 अम्मियाँ भी हो जाती हैं। तो कहती क्या मेरी कोई महरीन अम्मी भी थी कि मुझे क्लास फेलोज कहती हैं कि तुम्हारी अम्मी क्या महरीन थी? तो मैंने कहा मैं बड़ी अम्मी हूँ और एक ये वो तुम्हारी दूसरी अम्मी थी। जैसा फेवरेट सिंगर
मैं सहगल को आई रेट हिम वेरी हाई। लता मंगेशकर भी बहुत जबरदस्त है, पॉपुलर सिंगर में, गजल, लेकिन गाना कोई बड़े बहुत सारे जी, मैं क्या अब जैसे कौन सा, यानी अभी आप अकेले बैठे हो तो क्या अचानक क्या गुनगुनाएंगे? नहीं, बहुत से गाने हैं, मैं तो गुनगुनाता रहता हूँ, अब भी गुनगुनाता हूँ। अभी लास्ट इन्होंने कौन सा गुनगुनाया अब्दुल्ला? कहूँ किससे मैं के क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जैसा एक चीज जो आप चाहें, जाहिर है कि जिंदगी का एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, अपनी फास्ट जिंदगी गुजारी है और टफ लाइफ गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुझे कोई चारों तरफ regret से नहीं। दबाव, प्रेशर्स, घर के अंदर प्रॉब्लम, अभी को बीमारियां, आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, जी मेरी तबीयत भी तो और क्या एक चीज अगर मैं कहूँ जन साहब कि ये चीज आप चाहेंगे कि जाहिर है आप मैंने आदमी कहे कि मैं बस ये चीज, फैमिली आपकी माशाल्लाह जी हाँ। मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, सारे सब साथ हैं, भरपूर लाइफ गुजार ली या कुछ रह गई बात? नहीं, मेरी बहुत कुछ रह गया बाकी डॉक्टर साहब। मेरा पाकिस्तान अभी से अपनी मंजिल ही नहीं पाई। मेरा तो मेरी तो सारी के सारा जो मिशन है नामुकम्मल है। मैं कैसे कह सकता हूँ, अमेरिका के साथ अफगान जहाद अभी भी जारी है, उसका भी तसलसल, वो भी एक मेरा मिशन था। डॉक्टर साहब, टिल द डाइंग डे वी हैव टू सर्व पाकिस्तान। मैंने एक मजमून लिखा था रिटायरमेंट के बाद, मैंने कहा था कि मैंने जब वो कसम उठाई थी कि मैं पाकिस्तान का दिफा करूंगा, इसकी खिदमत करूंगा, मुझे याद है पीएमए के अंदर वो डे परेड के ग्राउंड के ऊपर, तो मेरी कसम साकित तो नहीं हो गई, अभी खत्म तो नहीं हो गई। मेरी वर्दी उतारने से, मेरी कार कोठी बंगला जाने से मेरी कसम तो मौजूद है। या तो मुझे कहा जाए जिस दिन वर्दी हो उस दिन वो कसम भी खत्म, नहीं, मैं अपनी कसम को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, देखें अल्लाह ताला जने साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्ताफ हुसैन साहब, नवाज शरीफ साहब, सिराजुल हक साहब, बिल्कुल। तमाम सियासी जमातों के कायदीन, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर जिंदा होती, जी। दुनिया में होती, तो यकीनन वो ना सिर्फ ताज़ियत करती, बयान जारी करती, बल्कि वो घर भी जाती। वो घर जा भी चुकी हैं, जनरल हमीद गुल साहब के, जरदारी साहब भी घर जा चुके हैं, लेकिन वक्त जमाना बदलता है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद उसकी अपनी लवाजमात होती हैं। ठीक। लेकिन एक बात बस मैं ब्रेक की तरफ अब जा रही है, सिर्फ एक बात आपको बताता रहूँ कि 7 इस्लामी मुल्क बनाए हैं जनरल हमीद गुल साहब ने। अगर आप नजर डालें सेंट्रल एशिया पे, तो 7 इस्लामी ममालिक की क्रिएशन जो है उसका क्रेडिट जाता है हमीद गुल साहब और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो भी। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंस के अमेरिका के डिप्लोमेट्स, उनके साथ कभी आप इंटरेक्शन देखें जनरल साहब का, यानी पब्लिक में जो भी बात होती थी, या कोई किताब ऐसी मैंने पिछले कई सालों में नहीं पढ़ी जो पाकिस्तान के लिखी गई हो और साहब का जिक्र ना हो। डिप्लोमेट्स के साथ जिक्र, उनका मुलाकात होती थी तो इंतहाई नफासत के साथ, इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात होती थी इंतहाई नफासत के साथ, अपना मामला आगे पेश करना। अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पे अनवर बेग साहब के घर पे खाना था, तो अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, इंडियन हाई कमिश्नर भी थे, जनरल हमीद गुल भी थे, मीडिया के हमारे बहुत से साथी थे। तो इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त अंदाज में, इस तरह पाकिस्तान की बात आगे होती है तो पेश कर रहे थे, और ये आवाज जो है अब टीवी पे नहीं गूंजेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो पंजाब में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इसमें पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा साहब की जो शहादत हुई और दीगर भी कई कीमती जानों का नुकसान हुआ, इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पंजाब में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जिसमें पंजाब के वज़ीर दाखिला शुजा खानजादा साहब की भी शहादत हुई है, तो किस तरह देखते हैं आप इस दहशतगर्दी के? बड़ा अलमनाक सानिया है, लेकिन मैं उससे पहले एक एक्सक्लूसिव तस्वीर चाहूंगा कि यहाँ पे शेयर हो। मीडिया अंदर नहीं था, अगर पूरी स्क्रिप्ट दिखा दें तो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं वो जनरल हमीद गुल साहब के जनाजे को कंधा दे रहे हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं अपने नाजरीन के साथ। 3 साबिक आर्मी चीफ थे, यानी साहब, असलम बेग, वहीद काकर साहब और जनरल राहील शरीफ साहब, वहाँ पे उन्होंने कंधा दिया और पाकिस्तान के परचम में लपेट के। तो ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने नाज़रीन से यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हमीद गुल साहब के आखिरी जो उनका सफर, आखिरी सफर था।
कर्नल शुजा खानजादा साहब का की जो शहादत हुई है आज, चंद रोज पहले भी हमने जिक्र किया था इस पे गालिबन। अगर वो क्लिप चल जाए या ना चले, दोनों सूरतों में मैं बात कर लेता हूँ। देखें, जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब है जी, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के ऊपर हमने बात की थी 2-3 दफा कि ये ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो है ये कराची से उठेगा, और कराची से उठा, और कराची से उठ के कराची को अक्रॉस द बोर्ड जाएगा, फिर सिंध में, और फिर सिंध के बाद पंजाब में, और ये फिरका वाराना तंजीमें, कालाधन तंजीमें, इकोनॉमिक टेररिस्ट, ये आपके सेकुलर पार्टीज के अंदर चोर लुटेरे घुसे हुए, ये टारगेट किलर्स, ये भत्ता माफिया, ये हराम खोर माफिया सिंध के अंदर, ये पानी पी गए लोगों का, ये टैंकर पी गए, हड़प कर गए, पता नहीं क्या कुछ कर गए, ये फिरका वाराना बेसिस पे कत्लेआम करते रहे, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को उड़ाते रहे। तो मुल्क को साफ करने के लिए ये नेशनल एक्शन प्लान बना जी। और शुजा खानजादा साहब उसमें पॉइंट मैन थे हुकूमत पंजाब और अस्करी इदारों के दरमियान, और खुद फौज में रहे, उनको बाकायदा रिकी करके उनको, यानी मैं 2, 4, 5 बयानात मैंने सुने आज हुकूमती शख्सियात के, क्योंकि मैं जनाजे में मौजूद था वहां पे और हमीद साहब के घर पे रहा, लेकिन जो बातें मैं सुनता रहा तो मुझे समझ नहीं आया। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब जरा तशरीफ ले आए, कहीं तशरीफ लाएं, बीपर देना बंद करें तो मैं उनसे कुछ सवालात पूछूं, उनके क्या मामला चल रहे थे, उनके कोई अंदरूनी कोई चपखलिश थी कोई शुजा खानजादा साहब के साथ, तो क्या मामला थे शुजा खानजादा साहब के, क्योंकि इल्जाम लगता रहा है, मैं कोई बात नहीं कर रहा, इल्जाम लगता रहा है कि हुकूमत पंजाब के कुछ वज़रा या कुछ हिस्सा कलादम जमातों को सपोर्ट करता रहा है। इल्जाम ये भी लगता रहा है कि न सिर्फ हुकूमत पंजाब यानी नून बल्कि पीपल्स पार्टी और तमाम ही पार्टियों के अंदर, उनके वोट बैंक के अंदर कलादम जमातें जो हैं वो हिस्सा देती रही हैं उनको, और वो इस बुनियाद पे कभी कुछ नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है कि ये क्या हुआ है आज। 2 खुदकुश हमलावर थे, यानी या 2 ब्लास्ट सुने, एक कह रहे हैं कि वो छोड़ के एक दूसरे को छोड़ के भाग गया, तो एक धमाका हुआ, दूसरा धमाके में छत गिरने की आवाज थी, या वाकई 2 धमाके हुए, ये मुझे समझ बात नहीं आई। उसके बाद ये कि वो एक, फिर मैंने किसी का बयान सुना कि वो पीछे से दाखिल हुआ खुद को हमलावर, एक तो ये कि सामने से दाखिल हुआ, एक ये कि पीछे से दाखिल हुआ, और इस तरह उसने अपने आप को वहां पे उड़ाया कि वो पूरी छत नीचे गिर गई आके। अच्छा, डेरा नहीं है, हवेली है, एक्चुअली हवेली टाइप की एक बड़ा घर है जो कि पूरा का पूरा इसकी छत गिर गई आके नीचे। और बाकी आप ये देखें कि हमारे मुल्क में ये क्या है, रेस्क्यू 211 122 पता नहीं क्या है, ये बहुत अच्छे अदारे बने हुए हैं, लेकिन ये आग लग जाती है इस्लामाबाद के मैरियट में तो यहाँ पर आग बुझाने का सामान नहीं मिलता। वजीर दाखिला जो है उन वहां पर वो कई घंटों तक मुझे याद है जब ज़ल्ज़ला आया था 2005 में तो मरगला टार हो गया था, और 7.4 या 6 था उसका रिक्टर स्केल पे, और अभी जो पिछले दिनों ज़ल्ज़ला आया है वो 6.6 बता रहे हैं, 6.7 बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या किया इन हुकूमतों ने, यानी ये आप वहां पे कराची के अंदर आग लगती है इमारत में, और आग लगी रहती है, पानी नहीं है, फायर टेंडर नहीं है, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री चल रही है, पानी नहीं है, 200-250 आदमी मर गया, वो बिल्डिंगों से लोग कूद जाते हैं, आग लगी हुई है, फायर टेंडर नहीं पहुंच रहा, लाहौर के अंदर छलांग मार दी एक शख्स ने, इमारत के ऊपर आग लगी हुई है, वो नहीं हो रहा। ये पैसा ये एनडीए में ये फलाना, ये सिविलियन है कहाँ, वो अस्करी इदारों का हेलीकॉप्टर चला गया, वो उधर चले गए। ओ भाई आप, यानी आप अपने इलाके में फायर टेंडर्स तक नहीं है, बिल्डिंग्स उठाने, ये तो 2005 के अंदर ज़ल्ज़ला जब आया गड़ी दुपट्टा में, मैं वहां गया 250 बच्चियां दबी हुई थी, उन 250 बच्चियों को उठाने के लिए सामान, तो मेरा ख्याल था कि इतने अरबों खरबों रुपया जो उसके बाद आया है बाहर से, तो ये कुछ इंतजाम हुआ होगा पाकिस्तान के अंदर। ये इतने सारे अदारे, सिविल अदारे कहाँ है सारे के सारे, ये क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, ये इतना दुख है शुजा खानजादा साहब के इंतकाल पे कि एक आदमी जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, लाइन ऑफ ड्यूटी में शहादत हुई है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ये दहशतगर्दी का जो अफरीद है, इससे लड़ना है कौम को, बिल्कुल। और ये इस पे छुट्टी कर देना, बयान दे देना, ये दे देना, क्या लगता है आपको किसका हाथ में लबीस हो सकता है? नहीं, हाँ, देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं को इस वक्त ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं तो सिर्फ ये समझने कासिर हूँ कि इनको, ये खुद इनका बयान आया है 2 दिन पहले कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, यानी वज़ीर दाखिला है और कह रहे हैं मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रही, और हुकूमत पंजाब के माशाल्लाह लल्ले तलल्ले वफाकी हुकूमत के, सिंध हुकूमत के जो बैठे हुए हैं वहां पे आरामखोर,
50 प्रोटोकॉल की गाड़ियां, एक चुनने मुन्ने काके, इधर से उसका बच्चा है, वो उसका बच्चा है, 50 गाड़ियां प्रोटोकॉल की चल रही हैं, सिक्योरिटी ऐसे लगी हुई है, बंदूकें जैसे पता नहीं खुदा जाने कोई अमेरिका या रूस इनको उठा के ले जाएगा। ले जाए तो अच्छा है, मगर नहीं लेके जाता तो क्या करें। और ये जो अच्छे लोग हैं इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कोई नहीं हो रहा, बिल्कुल। यानी इनको ये खुद कह रहे हैं कि मुझे खतरा है और इनको इनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हुई और रखी हुई है। तो निसार साहब कह रहे हैं तो भाई मसला ये है कि क्या, और फिर रेड अलर्ट जारी हो गया, यानी अब भाई अब क्या स्यापा है, अब फिर रेड अलर्ट हुकूमत पंजाब को जारी हो गया। आपको क्या पता नहीं था कि मलिक साहब के वाकये के बाद हिट लिस्ट के ऊपर सबसे पहले कौन सा आदमी आ सकता है। तो बात यह है कि देखें, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म ने आगे बढ़ना है और इसी तरह से कौम ने आगे, परसों देखें ना, परसों के दिन ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। परसों पूरी कौम झूम रही थी, पूरी कौम झूम रही थी। 14 अगस्त हमने ऐसा बनाया है, मैं कहता हूं कि शायद तो ईद से भी ज्यादा जोश जज्बे के साथ 14 अगस्त समारोह मनाया गया। बलोचिस्तान, कराची, लाहौर, गांव देहात, इंटीरियर सिंध, जहां पिशावर, अब जगह लोग हुए थे और ऐसा मना रहे थे 14 अगस्त के, वो कहते हैं ना नजर ना लग जाए किसी की, लेकिन नजर नहीं लगी। ये इंसानों से हमने लड़ना है आगे, और एक चवन्नी बराबर भी हमने डाइवर्ट नहीं होना। क्यों ये हो गया तो पीछे हो जाए ऑपरेशन। ये ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म असल में आपकी रियासत है। अगर आपने रियासत को रखनी है, कराची में ऑपरेशन, यानी वो बड़े खुश हो रहे हैं कराची में, मेरी बात हो रही है लोगों से, मजाक उड़ा रहे ना, हो बच गए पैसा वैसा खा के, वो तो इधर पंजाब में शुरू हो गया, वो फलां मर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो है ना बूट लिकर्स, छोटे छोटे बौने, अदने बौने, जो यानी तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इन शख्सियात के कहीं ये कहते ना कि वो जो जूते की नोक के बराबर भी नहीं है, वो बैठ के फजूल सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वहां बड़ा बड़ा तुरम खानी मारी बड़ी हमने। और ये उन्हीं के गमलों के पौधे हैं जो आज भगवान बने बैठे हैं, मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। लेकिन बहरहाल छोड़े, खैर इन पे लानत भेजें सब पे। बात सारी ये है कि कौम ने आगे जाना है, मुल्क ने आगे जाना है, और ऑपरेशन में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं देनी हमने बतौर कौम। कराची में उसी तरह से ऑपरेशन होना है, बिल्कुल। आप बताओ, बिल्कुल वो अपना चलता रहे। ये माशी दहशतगर्द जो आके डील हो गई, बाहर से आ रहे हैं, डील हो गई, एनआर हो गया, डील हो गई, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इनके इसी तरह से रेड वारंट, इसी तरह से पकड़ धकड़, वो मामला पंजाब के अंदर, मामला सरहदों के डिप्लोमेसी का मामला। चीफ ने भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है कि हर तरह से आर्मी चीफ ने जो बात की पूरी कौम की बात है, कोई किसी को हम बर्दाश्त नहीं करेगी, कौम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना दहशतगर्दी बर्दाश्त करेंगे, लूटमार बर्दाश्त करेंगे। लोग बेजार हो गए, रियासत का मामला है। और ये कांटे से मिला के करना और अफगानिस्तान में चलाकियां करना और ये करना, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि भल सफाई का एक मौसम आ गया है, भल सफाई होगी, तेजाब के कनस्तरों में लोग डाल के ये इनका गुसल होगा। 7-8 हजार सांड जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं, बकरीद के पे हो या बाद में हो, और ये लोग कर देंगे। फौज नहीं, फौज बैठी रहे अपनी जगह, लोगों ने मुझे डर लगता है कि खुद ही कर देंगे किसी दिन की, और ये मुल्क इंशाल्लाह आगे जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं आगे जाएगा, 14 अगस्त आपने देखी है, 14 अगस्त आपने देख ली है कि कैसे मनाई गई है। कोयटा, ज़ियारत, कलात, लाहौर, गुजरांवाला, कराची, सिंध, पिशावर, ये पाकिस्तान था जो 14 अगस्त, उसके नतीजे में अगर कोई एक दहशतगर्दी कर रहा है तो आप अपना मोरल डाउन ना करें। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शुजा खानजादा साहब के, और मेरी तरफ से सबसे नाज़रीन से गुजारिश के फातिहा पढ़ें शुजा खानजादा साहब के लिए, और बेशुमार दुआएं जनरल हमीद गुल साहब के लिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए और उनके खानदान को सब्र जमील। डॉक्टर, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहें? अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।